सो गाइस आज की वीडियो में बात करेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नई गाइडलाइंस इशू हुई है कैश की ट्रांजैक्शंस को लेकर। आप कैश की ट्रांजैक्शंस करते हो 2023 में तो उनकी लिमिट क्या है, कितनी लिमिट तक आप कर सकते हो ताकि इनकम टैक्स की तरफ से कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर आप उस कैश की ट्रांजैक्शन को एक लिमिट से ज्यादा करते हो तो क्या क्या पेनल्टीज और इंटरेस्ट आपके ऊपर लगाई जा सकती हैं उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही समझेंगे सॉल्यूशन के बारे में कि सर अगर हमने ये ट्रांजैक्शन कर दिया तो इनसे बचा कैसे जा सकता है, कैसे इनके साथ डील करना है इन कैश की ट्रांजैक्शन के साथ। सर पूरा कंप्लीट आपको प्रोसेस बताने जा रहा हूं वीडियो में, तो वीडियो होने वाली है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को आप पूरा देखें, स्किप ना करें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, नीचे लाल बटन है उसको प्रेस करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं। दोस्तों जितना आप वीडियोस को लाइक और शेयर करेंगे उतना हमें मोटिवेशन मिलेगा, हम आपके लिए अच्छा कंटेंट ऐसे ही लाते रहेंगे। नमस्कार, मैं दीपक बैसला आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। और अभी तक आपने अगर हमें अदर सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं करा है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, तो सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, क्लिक करें, ज्वाइन करें, क्योंकि वहां पे आपको मिलेंगी अपडेट फाइनेंस और टैक्सेशन। तो बात करते हैं गाइडलाइंस की। तो ये दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से गाइडलाइन इशू हुई है, से नो टू कैश ट्रांजेक्शन। तो ये कैश ट्रांजेक्शन कौन कौन सी है समझते हैं पूरा डिटेल में वीडियो के अंदर, और क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। मतलब जैसे मैंने बताया कि क्या क्या पेनल्टी और इंटरेस्ट आपके ऊपर लगाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पे ट्रांजेक्शन आती है, टेकिंग और एक्सेप्टिंग सर्टेन लोन और डिपॉजिट। यानी कि किसी से आप लोन ले रहे हो, किसी से आप डिपॉजिट ले रहे हो, उधार ले रहे हो, पैसा ले रहे हो, तो उस केस में कैश में कितना अलाउड है। देखिए, नो पर्सन इज परमिटेड टू एक्सेप्ट 20,000 और मोर इन कैश। इसका मतलब आप किसी से उधार ले रहे हो, डिपॉजिट ले रहे हो, तो वो अलाउड नहीं है 20,000 रुपए से ज्यादा का कैश में। इसका मतलब आप 20,000 रुपए तक का ही सिर्फ एक लोन या डिपॉजिट किसी से ले सकते हो। यानी कि जैसे अब मैं अपने एक फ्रेंड से 50,000 का उधार ले रहा हूं कैश में, तो वो अलाउड नहीं है इनकम टैक्स के हिसाब से, राइट। सो अब मुद्दा आता है कि सर अगर हम ये सब ट्रांजेक्शन करते हैं तो उस केस के अंदर हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, आप अगर इस चीज को समझेंगे तो यहाँ पे दे रखा है कि कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन, यानी कि पेनल्टी ऑफ अमाउंट इक्वल टू अमाउंट टेकन इन कैश विल बी लेविड। यानी कि जितना कैश इन्वॉल्व है इस ट्रांजेक्शन में उतने की पेनल्टी आपके ऊपर लगा दी जाएगी। जैसे मैंने अपने फ्रेंड से 30,000 का कैश ले लिया तो 30,000 रुपए की पेनल्टी मेरे ऊपर लग जाएगी। तो ये हमारा इनकम टैक्स लॉ दोस्तों कहता है कि इसका मतलब आप लोन और डिपॉजिट अगर किसी से ले रहे हैं तो सिर्फ 20,000 तक का ले सकते हैं, उससे ऊपर का अलाउ नहीं है कैश में। सो यहाँ पे बात करता हूं सेकंड पॉइंट की, रीपेमेंट ऑफ सर्टेन लोन और डिपॉजिट। अगर आपको लोन और डिपॉजिट के रीपेमेंट करने हैं, जैसे कि मैंने अपने दोस्त से 30,000 लेट्स सपोज ऑनलाइन मोड से ले लिए, क्योंकि लेना तो अलाउड नहीं है कैश के अंदर, तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल को थोड़ा सा चेंज कर दिया। मैंने अपने दोस्त से 30,000 रुपए उधार ले लिए अपने अकाउंट में अंदर, यानी उसने मुझे यूपीआई के थ्रू पैसे ट्रांसफर कर दिए 30,000 रुपए। अब मैं उसको रीपेमेंट करने जा रहा हूं, तो मैंने उसको बोला भाई तूने मुझे ऑनलाइन दिए थे 30,000 रुपए, तो ये ले कैश 30,000 रुपए। तो उस केस के अंदर ये वाला सेकंड वाला पॉइंट कहता है कि रीपेमेंट अगर आप कर रहे हो लोन डिपॉजिट की, तो वो भी जो है आप 20,000 से ज्यादा की कैश में पेमेंट नहीं कर सकते हो। इसका मतलब मैं उसे सिर्फ 20,000 कैश में दे सकता हूं, बाकी 10,000 उसको वापस, मैं उधार अगर वापस कर रहा हूं तो मैं अकाउंट के थ्रू ही उसको वापस कर सकता हूं। और इवन अगर आप किसी भी बैंकिंग कंपनी या किसी भी सोसाइटी, किसी फर्म या किसी भी अदर पर्सन से रीपे कर रहे हैं उसका लोन, डिपॉजिट वगैरह कैश में, तो उस केस के अंदर जो अमाउंट ऑफ लोन डिपॉजिट है एडवांस टुगेदर विद द इंटरेस्ट मिला के वो 20,000 से ज्यादा का आप कैश में नहीं पे कर सकते। यानी कि अगर मैं अपनी ईएमआई बैंक में जमा कराने जाता हूं कैश में, लेट्स सपोज मेरा 25,000 का अमाउंट हुआ और 25,000 पे मैं कैश देना चाहता हूं, तो वहां पे भी आप जो है कैश में रीपे नहीं कर सकते एज पर इनकम टैक्स लॉ। और गाइज एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि 19-20 के बाद से जैसा आपको पता होगा कि टीडीएस अब आपका जो है 2% कटेगा अगर आप कैश विड्रॉल करते हो 1 करोड़ से ज्यादा का अपने बैंक अकाउंट से करते हो अपने बिजनेस पर्पज के लिए। तो ये आपको चीजें ध्यान रखनी है कि अगर आप ले रहे हो तो भी 20,000 की लिमिट अलाउड है, और उसकी रीपेमेंट कर रहे हो लोन डिपॉजिट की तो ही मैक्सिमम 20,000 रुपए तक आप कैश में कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ पे साथ में ये भी बताया गया है कि अब रीपेमेंट आप कर रहे हो लोन और डिपॉजिट की, और स्पेसिफाइड कुछ भी आप सम ले रहे हो, और लेकिन आप इन सब ट्रांजेक्शन्स को जो है गवर्नमेंट के साथ कर रहे हो, किसी बैंकिंग कंपनी के साथ कर रहे हो, किसी भी एक सरकारी कंपनी के साथ कर रहे हो, तो उस केस के अंदर ये प्रोविजन आपकी नहीं लगेगी। इसका मतलब जैसे कि आप, मैं बैंक जाता हूं, मैंने बैंक में कैश जमा कराना है 2 लाख रुपए, तो मैं करा सकता हूँ। वहां पे बैंक ये थोड़ी कहेगा कि भाई हम 20,000 से ज्यादा का कैश नहीं ले सकते, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस तरह की जो जो प्रोविजन है इस वाले सेक्शन की, वो किसी भी गवर्नमेंट के ऊपर या बैंकिंग कंपनी के ऊपर, पब्लिक सेक्टर कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी, ये सारे पॉइंट जो दे रखे हैं उसके बेसिस पर। अच्छा, अब बात करते हैं वायलेशन की। अगर हमने इस
सेक्शन का उल्लंघन किया तो उस केस के अंदर हमें कितनी पेनल्टी देनी पड़ सकती है। तो पेनल्टी फॉर एन अमाउंट इक्वल टू द अमाउंट ऑफ सच लोन और डिपॉजिट रीपेड विल बी लेविड। जितने का आप रीपे कर रहे हो डिपॉजिट या लोन, उतने तक की आपको पेनल्टी। लेट्स सपोज अगर मैंने 30,000 का रीपे करा अमाउंट, तो 30,000 रुपए की ही पेनल्टी मुझे इसके अंदर लग सकती है। सो अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, अदर कैश ट्रांजेक्शन। ये दोस्तों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सुनना, क्योंकि ये पॉइंट बात करता है कि एक दिन में एक पर्सन से आप कितना कैश ले सकते हो, या एक दिन में एक पर्सन से एक सिंगल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कितना कैश ले सकते हो, या एक दिन में एक इवेंट से रिलेटेड आप कितना कैश ले सकते हो। तो देखते इसको पढ़ते ध्यान से। नो पर्सन इज अलाउड टू रिसीव इन कैश एन अमाउंट ऑफ रुपीज 2 लाख और मोर। इसका मतलब एक पर्सन को अलाउ नहीं है कि वो 2 लाख के बराबर या उससे ज्यादा का कैश ले ले। इसका मतलब 2 लाख तक का ही कैश हम एक व्यक्ति से ले सकते हैं एक दिन के अंदर, या एक सिंगल ट्रांजेक्शन को लेकर हम 2 लाख तक का कैश ले सकते हैं, या किसी इवेंट और किसी ओकेजन को लेकर, जैसे शादी का माहौल होता है, तो उस शादी के माहौल के अंदर आपको जैसे हलवाई अलग होता है, हमने फर्नीचर किसी और से खरीदा होता है, डेकोरेशन किसी और से होता है, कैटरिंग का काम किसी और से होता है। तो ये 3-4 इवेंट में, तो उस केस के अंदर अगर हम एक सिंगल पर्सन से एक इवेंट की बात करें तो हम उस केस में उसको 2 लाख तक का ही कैश दे सकते हैं। और लेकिन जहां से आपको पता है कि कैश की ट्रांजैक्शन हमारी शादी ब्याह में इंडिया के अंदर तो बहुत होती है। अब साथ ही ये बात करता है कि ये प्रोविजन हमारी अप्लाई नहीं होगी अगर हम सिर्फ ये जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं किसी गवर्नमेंट के साथ कर रहे हैं, बैंकिंग कंपनी के साथ कर रहे हैं, या फिर हम किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कर रहे हैं। और गाइस यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डिजिटल पेमेंट आपकी जो है परमिसेबल होती है अगर आप डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो आपको वो अकाउंट पे चेक के थ्रू करनी है, या बैंक ड्राफ्ट से, इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू, किसी भी तरीके से बैंक के थ्रू पेमेंट आपको करनी है। किस केस के अंदर? पर्सन हैविंग बिजनेस इनकम एंड टर्नओवर रिसिप्ट एक्सीडिंग 50 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर आर मैंडेटली रिक्वायर्ड टू एक्सेप्ट पेमेंट थ्रू प्रिस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक मोड। यानी कि जिस बिजनेस की इनकम जो है, जिस भी पर्सन की बिजनेस इनकम टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा की है एक साल में, तो उसके लिए मैंडेटरी है कि उसको जो है पेमेंट वो इलेक्ट्रॉनिक मोड से ही लेनी है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उस केस में 5,000 रुपए पर डे तक की पेनल्टी यहाँ पे लगाई जा सकती है। सो गाइज अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अगर आप वॉयलेशन करते हैं इस प्रोविजन की। तो सेक्शन 271D कहता है कि जितना सम इन्वॉल्व होगा, जितना भी आपने अमाउंट इसके अंदर इन्वॉल्व है, उतने तक की पेनल्टी लगेगी। लेट्स सपोज मैंने किसी सिंगल पर्सन से 2.5 लाख रुपए कैश रिसीव कर लिए एक दिन में, तो उस केस में 2.5 लाख रुपए की पेनल्टी लेने वाले के ऊपर लगाई जाएगी, देने वाले के ऊपर नहीं। ये आपको ध्यान रखना है। सेक्शन जो कहता है इक्वल टू द अमाउंट ऑफ सच रिसिप्ट, जितना आपने लिया है लेने वाले के ऊपर जितना आपका इन्वॉल्व अमाउंट है उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। सो अब यहाँ पे आपके मन में सवाल आएगा जो आपसे रिलेट हो सकता है कि सर अगर मैं सैलरी है, मैं सैलरीड पर्सन हूं और एक मेरा दोस्त है जिसकी बिजनेस इनकम है, तो उस केस के अंदर सैलरी वाला बंदा कैश में खर्चे करना चाहता है तो क्या कर सकता है, और बिजनेस वाला करना चाहता है तो कितने कर सकता है। देखिए ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इसके लिए हम पॉइंट करेंगे। इसके लिए हमारे पास पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4 जो कहता है डिसअलाउंस एक्सपेंस इनकर्ड इन कैश। इसका मतलब पहले आपको समझा देता हूं फिर हम पॉइंट पे आएंगे कि अगर आप कैश में ट्रांजेक्शन कर रहे हो, आप एक सैलरीड पर्सन हो, तो आप अपनी सैलरी से जो भी आप कैश पे ट्रांजेक्शन करना चाहते हो कर सकते हो। यानी कि आप अपनी वहां पे आपको कैपेसिटी देखनी है कि आप अपनी इंडिविजुअल पर्सन कैपेसिटी में कर रहे हो या फिर एज अ बिजनेसमैन की कैपेसिटी में कर रहे हो। आप एक सैलरीड पर्सन हो तो आप अपना कैश का खर्चा जो करना चाहते हो वो कर सकते हो। लेकिन अगर आप बिजनेसमैन हो और उस खर्चे को आप अपने बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व करना चाहते हो तो आपको कितना करना चाहिए, पॉइंट नंबर 4 उसके बारे में बात करता है। कहता है इन केस अ पर्सन इनकम एनी एक्सपेंडिचर फॉर हिज बिजनेस और प्रोफेशन, आप बिजनेस या प्रोफेशन में हो और आप खर्चा कर रहे हो और उसकी पेमेंट आप करते हो एक बारी में टोटल मिलाकर कैश में एक दिन में, तो वो 10,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब आप एज अ बिजनेसमैन किसी को भी पेमेंट कर रहे हो तो वो पेमेंट एक दिन में 10,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए किसी खर्चे को लेकर, या फिर उस दिन में टोटल आपने 2,000 मिला के 5 पेमेंट कर दी तो वो भी चलेगा, लेकिन टोटल 10,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए एक दिन के अंदर। तो ये सेक्शन हमारा 40A3 कहता है जो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता है। तो यहाँ पे आपको ये जरूर समझना है कि आप जो खर्चा कर रहे हैं अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में कर रहे हैं, एज अ बिजनेसमैन की कैपेसिटी में कर रहे हैं। भाई आप सैलरीड पर्सन है तो आप खर्चा करते रहो, क्योंकि वो जो सैलरी क्लास है जिसकी सैलरी इनकम जानी है उसमें हमारी जो डिटेल्स होती हैं बिजनेस प्रोफेशन की वो तो जाएगी नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि वो सैलरीड पर्सन है। लेकिन जो पर्सन अपनी बिजनेस ITR फाइल कर रहा है उसको ये चीजें जरूर ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। डीम्ड इनकम ऑफ सब्सिक्वेंट ईयर इन विच पेमेंट इज मेड, यानी कि आने वाले साल के अंदर जब आप पेमेंट करोगे जब आपकी इनकम मानी जाएगी। मतलब इसको समझते हैं, इन केस अलाउंस हैज बीन मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी लायबिलिटी इनकर्ड बाय पर्सन फॉर एक्सपेंडिचर। इसका मतलब आपने कोई खर्चा इस साल कर दिया और उस खर्चे को आपने अपने बिजनेस में क्लेम कर लिया, ठीक है, आपने कोई खर्चा कर लिया और उसको आपने इस साल में क्लेम कर लिया,
लेकिन देन ड्यूरिंग एनी सब्सिक्वेंट ईयर द पर्सन मेक्स पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ कैश। अच्छा, आपने वो खर्चा अपनी बुक्स में दिखा दिया इस साल, आपने खर्चा अपनी किताबों में अपनी बुक्स में एज अ बिजनेस आपने वो खर्चा दिखा दिया, ठीक है जी, 31 मार्च तक कि मेरा 25,000 रुपए खर्चा हुआ, लेकिन उसकी पेमेंट आपने अगले साल कैश में कर दी। तो आपके मन में सवाल होगा, सर कैश का खर्चा तो डिसअलाउ हो जाएगा 10,000 से ऊपर बिजनेस के केस में। तो उसी चीज को यहाँ पे गवर्नमेंट ने रखा है। तो उस केस के अंदर आप जो कैश की पेमेंट 10,000 से ऊपर करते हो तो वो खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा और आपकी इनकम मान ली जाएगी। आप जो है 10,000 से ज्यादा की पेमेंट कर देते हो आने वाले साल में उस खर्चे को लेकर जो आपने पिछले साल किया था। तो पिछले साल तो आपने खर्चा क्लेम कर लिया, खर्चा क्लेम करके अपना बिजनेस जो है इनकम जो प्रॉफिट है उसको कम दिखा दिया, लेकिन गवर्नमेंट कहती है उसकी पेमेंट अगर आपने अगले साल करी और वो कैश में कर दी 10,000 से ज्यादा तो आपको डिसअलाउ हो जाएगा, वो आपकी इनकम मान ली जाएगी। अब इसके अंदर एक पॉइंट यहाँ पे गवर्नमेंट ने ऐड करा है कि अगर आप पेमेंट कर रहे हो फ्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स कैरेज को, यानी कि ट्रांसपोर्टर्स के केस में आप पेमेंट कर रहे हो तो वहां पे जो लिमिट 10,000 की है वो 35,000 है। इसका मतलब आप ट्रांसपोर्टर को जो है 35,000 रुपए तक की पेमेंट कैश में कर सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों छठा पॉइंट जो कि है फिक्स्ड एसेट्स को लेकर, कि आप कोई भी खर्चा कर रहे हो कैपिटल एक्सपेंडिचर नेचर का, गाड़ी खरीदने जा रहे हो, आप मोबाइल खरीदने जा रहे हो, आप टीवी खरीदने जा रहे हो, जो भी एक कैपिटल नेचर का खर्चा आप वो करना चाह रहे हो, तो उस केस में कितना खर्चा अलाउड है इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से। देखिए यहाँ पे भी जो लिमिट जो कंडीशन रखी गई है वो 10,000 रुपए तक की रखी गई है। इन केस अगर कोई पर्सन इनकर करता है एक्सपेंडिचर फॉर एक्विजिशन ऑफ एनी एसेट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच, जिसके लिए वो पेमेंट कर रहा है, एग्रीगेट ऑफ पेमेंट कर रहा है किसी भी पर्सन को कैश में, वो 10,000 से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर कोई सपोज में कोई, अब आप कहोगे सर हम तो मोबाइल परचेज करते लोग कैश में लेते हैं, देखिए ले लेते हैं, लेकिन इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से बिजनेसमैन के लिए अलाउ नहीं है। यानी कि आप कोई भी खर्चा कर रहे हो कैपिटल नेचर पे, आपने सपोज गाड़ी खरीदने गए, आप गाड़ी के लिए पेमेंट कर रहे हो, तो उसके लिए आप जो पेमेंट कर रहे हो, एक तो अगर आप एडवांस दे रहे हो तो एडवांस के केस में हमारा पहला पॉइंट कवर हो जाएगा जिसमें हमने 20,000 की बात कही है कि एक भी पर्सन जो है लोन एडवांस जो है रिसीव नहीं कर सकता 20,000 से ज्यादा का कैश में। लेकिन यहाँ पे आप खर्चा कर रहे हो कैपिटल के लिए, यानी कि मैं गाड़ी खरीदने जाता हूँ कैश में और मैं गाड़ी की पेमेंट लेट्स सपोज 1.5 लाख कैश में दे रहा हूँ, तो अलाउड ही नहीं है इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से, राइट। तो ये आपने जरूर ध्यान रखना है कि कैपिटल नेचर का खर्चा भी जो है आप कर रहे हो तो वो भी इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से 10,000 से ज्यादा का आपका अलाउ नहीं है। बात करते हैं सातवें पॉइंट की कैश डोनेशंस को लेके, यानी कि आप जैसे आपको पता होगा कि एनजीओ या पॉलिटिकल पार्टीज में आप पैसे डोनेट करते हो, कोई भी एनजीओ चला रहा है, कोई भी सोशल कॉज में आप देखते हो कि कोई भी भलाई का काम कर रहा है, लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर रहा है, या पॉलिटिकल पार्टी जो भी है उनको आप डोनेशन देना चाहते हो, तो डोनेशन आपकी यहाँ पे सिर्फ 2,000 रुपए तक कैश में अलाउड है, 2,000 से ऊपर आपके बिल्कुल अलाउ नहीं है इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से। अब जो सबसे ज्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 8, जो बात करता है प्रीमियम ऑन हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। मतलब यानी कि आपने अपना कोई भी मेडिक्लेम पॉलिसी ले रखी है, अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवा रखा है, तो आपको उसकी पेमेंट कैश में बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप कैश में करते हो तो उस केस में आप उसका बेनिफिट अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में उसका नहीं ले सकते हो। दैट मीन्स आपको, अगर आप पेमेंट कर रहे हो अपने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम की पेमेंट कर रहे हो, अपनी हेल्थ इंश्योरेंस की प्रीमियम की पेमेंट कर रहे हो, तो उस केस में आपको वो जो है या तो अकाउंट के थ्रू पे करना है, किसी भी ऑनलाइन मोड से पे करना है, चेक के थ्रू पे करना है, यूपीआई करना है, एनईएफटी करना है, आरटीजीएस करना है, यानी कि ऑनलाइन मोड से, डिजिटल मोड से पेमेंट होनी चाहिए। कैश में आप करते हो तो आप उसका बेनिफिट अपनी आईटीआर में नहीं ले सकते हो। तो गाइस वीडियो में हमने सारे पॉइंट कवर कर लिए, लिमिट की बात कर ली, पेनल्टी की बात कर ली। अब सर ये बता दो कि इन सब कैश ट्रांजेक्शन से हमें डील कैसे करना है। देखिए दोस्तों, इनकम टैक्स लॉ कहता है कि आप ये कैश के ट्रांजेक्शन जो भी करते हो, तो अगर कोई अर्जेंसी ऐसी आती है, कोई ऐसा मेडिकल रीजन आ गया, कोई ऐसी समस्या आ गई, जैसे कोरोना के टाइम पे क्या हुआ, कोरोना के टाइम पे लेट्स सपोज किसी पर्सन ने अपना घर बेच दिया और वो कैश में उसको पेमेंट लेनी थी, किसी की जान बचानी थी, तो बेच के उसने कैश ले लिया 30 लाख रुपए, तो ले लिया तो ले लिया, तो उसके इसमें गवर्नमेंट अलाउ करती है। तो कुछ ऐसी मेडिकल अर्जेंसी है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसको आप प्रूफ कर सकते हो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के आगे कि भाई ये समस्या थी, ये प्रॉब्लम थी, ये मेडिकल रीजन था, या फिर कोरोना का टाइम चल रहा था, तो उस केस के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो वहां पे मान लेता है आपकी बात को। तो डील करने का दोस्तों तरीका यह है कि पहले तो आप कोशिश करें कि इस तरह की ट्रांजेक्शन आप बिल्कुल ना करें जो आपको एक लिमिट में दे रखी है, और अगर आप कर भी लेते हैं तो ध्यान रखिए कि आपका प्रूफ जो है उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए। क्या रीजन है आप उसको नोट कर लें कि क्या समस्या आपके पास आ सकती है, मतलब बेसिकली क्या प्रॉब्लम में आपने, क्या अर्जेंसी थी कि आपको वो सब काम करना पड़ गया। जानबूझ के आपको नहीं करना है। देखिए आप अब बोलेंगे कि सर अगर मैं जानबूझ के कर रहा हूं तो वो तो फिर अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो जाएगी, राइट। तो आपको ये समझना है कि जो भी आप ये कैश ट्रांजेक्शन कर रहे हो उनको डील करने का तरीका सिंपल है, उसका प्रूफ रखें, और आप जो भी पेमेंट करें, क्योंकि कल को अगर नोटिस भी आता है तो आपके पास जस्टिफिकेशन होगी, भाई हमने इस तरह से ये प्रॉब्लम होगी थी तो हमें इस कारण से वहां पे पेमेंट करनी पड़ेगी। कुछ भी मेडिकल ग्राउंड है,
कुछ भी समस्या आ गई थी, कुछ भी प्रॉब्लम हो गई थी, तो वो एक जस्टिफिकेशन होनी चाहिए जिसके बेसिस पे आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एग्री करेगा और अकॉर्डिंगली आपके ऊपर कोई पेनल्टी इंटरेस्ट भी नहीं लगाएगा। और सेकंड यहाँ पे कि कैसे डील करना चाहिए, देखिए आपको ध्यान रखना है कि इन समस्याओं के लिए सबसे पहले तो आपको किसी प्रोफेशनल को हायर करना चाहिए, राइट, क्योंकि प्रोफेशनल आपको ज्यादा अच्छे से एक्सपर्टीज एडवाइस दे सकते हैं। सो अगर आप भी हमारी टीम से बात करना चाहते हैं, कुछ ऐसी एक्सपर्ट एडवाइस लेना चाहते हैं, तो आप नीचे दे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम से बात कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद होगी और इस वीडियो ने आपको कुछ ना कुछ एक सोल्यूशन प्रोवाइड किया होगा। इस दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे लाल बटन उसको दबाएं ताकि ऐसे ही वीडियो आपको टाइम टाइम पे मिलती रहे। थैंक यू।